हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.2 के इस भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो नई बुक से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि चैप्टर 3 में सिर्फ दो प्रश्नावलियां हैं, 3.1 और 3.2। तो 3.1 जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। जो क्लास 9th के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा खोजना पड़ेगा, उससे बढ़िया आप लोग यहीं से आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है 3.2 का। एक चर में रैखिक समीकरण 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दी गई है, तब इसके कितने हल होंगे। तो जब भी एक चर की बात होती है तो उसका जो हल मिलता है वो हमेशा अद्वितीय होता है। अद्वितीय अर्थात सिर्फ एक। तो यहाँ वही काम करना है हमें, हल करेंगे इसे। यहाँ दिया है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब शून्य में किसी भी संख्या को जोड़े या घटाए तो संख्या सेम होती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -7/3। एक ही हल मिला हमें, तो इसे क्या कहते हैं हम, यूनिक। यूनिक या अद्वितीय या सिर्फ एक। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी चर क्या होता है, एक होता है, तो उसका हमेशा हमें हल जो मिलता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है समीकरण x बराबर 2y के दो हल लिखिए। अब यहाँ दो हल हमें बताने हैं, तो यहाँ हम काम क्या करेंगे, या तो y के सापेक्ष में x का मान रख लें या x के सापेक्ष में y का मान रखें। तो मान में हम क्या रखेंगे, शून्य से शुरू करते हैं अधिकतर। तो यहाँ आंसर मैच कराने के लिए मैं उसी के हिसाब से मान रखूंगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। x बराबर 2y के दो हल क्रमशः, पहले हम y बराबर, अब x के सापेक्ष में y का मान रख रहा हूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 1 रखने पर, यहाँ x बराबर y बराबर 1 रखूं मैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2 1 सा 2, तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर -2 रखने पर, y की जगह अगर -2 रखूं तो -2 का अगर मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिल गया, -4। तो दो हल हमें मिल गए। तो क्या मिले, x को पहले रखना है और y को बाद में रखना है। तो दो हल, एक हो जाएगा 2,1, x को पहले रखा फिर y को, कॉमा, और फिर -4, -2। अब इसे आंसर मैच कराना था इसलिए ऐसा रखा है मैंने। आप लोग अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 0 ले सकते हैं या y बराबर 0। यहाँ y बराबर अगर 0 लूँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। या x बराबर 0 लूँ तो y बराबर फिर भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आप आगे पीछे करके और कोई भी नंबर लेके आप लोग मान रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के चार हल बताइए। तो ऐसे भी हल करते हैं। समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के चार हल क्रमशः, पहले हम x का मान रख लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर। अब यहाँ y का भी आप लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन तो है नहीं। तो यदि यहाँ x बराबर 0 लूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर 7 मिल जाएगा, है ना। तो y बराबर कितना मिलेगा, 7। फिर करेंगे हम x बराबर 1 लेने पर। तो x बराबर यहाँ अगर 1 लिया मैंने तो 2 1 कम 2 और 2 इधर आके घट जाएगा, तो 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 बचेगा। तो y बराबर कितना मिल गया, 5। ठीक, फिर हम x बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लेने पर। अब यहाँ पर अगर x बराबर 2 लूँ तो 2 दूनी 4 और 4 इधर आके घटेगा, तो 7 माइनस 4, तो 3 बचेगा। तो y बराबर कितना मिल गया हमें, यहाँ से 3। अब फिर अगला काम हमें करना है, x बराबर -1 रख के देखते हैं। x बराबर -1 रखने पर या लेने पर, तो x बराबर -1 अगर यहाँ लूँ तो 2 1 सा 2, -2 हो जाएगा, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा।
तो 7 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर हमें मिलेगा 9। तो ये 4 हल मिल गए, ये 1 2 3 और 4 यही लिख लेंगे। तो 4 हल जो होंगे वो क्या क्या हो जाएगा, x को पहले लेना है तो 0,7, फिर 1,5, फिर 2,3 और सबसे लास्ट में -1,9। तो ये हो गए इनके आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि करनी में 3,0 रैखिक समीकरण 3 करनी में 3x माइनस 3y बराबर 9 का एक हल है अथवा नहीं। अब यहाँ जो दिया है ये x का मान दिया है और ये y का मान दिया है। बस यही हमें क्या करना है, बाएं पक्ष में रख लेना है समीकरण के, और अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष निकल आता है तो वो क्या हो जाएगा, हल है। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं होता है तो क्या होगा, हल नहीं है। तो बस यही करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है x बराबर √3, y बराबर 0। समीकरण 3 करनी में 3x माइनस 3y बराबर 9 के बाएं पक्ष में x और y का मान रखने पर। तो बाएं पक्ष में रखते हैं x और y का मान, तो x की जगह में √3 रखना है। तो 3√3 इंटू √3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अगर करनी में 3 का करनी में 3 से, तो ये करनी हट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 3 गुणे 3 माइनस यहाँ 3 0 सा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। अब यहाँ 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो 9 में अगर किसी भी संख्या को अगर 0 में घटाएं या जोड़े तो वही संख्या आ जाती है। तो 9 बराबर 9 मिल गया हमें। तो ये क्या है, हल है इन इसका। तो हम लिख देंगे, यहाँ हमें मिल गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, हल है, जो दिया है करनी में 3,0। तो करनी में 3,0 समीकरण का हल है। तो ये हल हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 का हल है। हमें बारी बारी से क्या करना है, ये यहाँ पर x और y दिया है तो हमें मान रख देना है सीधे सीधे। तो बाएं पक्ष में रखेंगे, अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव हो जाता है तो हम लिख देंगे कि हल है, अगर नहीं प्रूव होता है तो लिख देंगे कि नहीं है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है। तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ। तो 3y, y की जगह में 3 रखना है और x की जगह क्या रखना है, 4 ना। ये आगे पीछे करके दिया है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ y बराबर 3 रखना है और x बराबर 4 बराबर 1। ठीक, तो 3 तिरका 9 माइनस 2 चौक 8 बराबर 1। और यहाँ कितना, 1 बराबर 1 मिल गया। तो ये बायां पक्ष या LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो ये क्या है, समीकरण का हल है। फिर अगला ऐसे ही है, यहाँ ये x दिया है और ये y दिया है। तो 3y, तो 3 इंटू 3√2 माइनस 2 इंटू 2√2 बराबर 1। 1 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 3 तिरकाई 9 करनी में 2 माइनस 2 दूनी 4 करनी में 2 बराबर 1। तो यहाँ करनी वाली संख्याएं बराबर है, तो जो नंबर्स इनके साथ हैं वो जुड़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। तो माइनस है तो घटेगा, 9 में से 4 गया तो 5 और क्या बचेगा, करनी में 2, जो कि बराबर नहीं है किसके, 1 के। तो इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो समीकरण का हल नहीं है।
बस इतना ही करना था। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है छठवां। यदि 5 कॉमा के रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई माइनस सिक्स बराबर 0 का हल है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो दिया है वो x का वैल्यू है और ये y का, तो वही हम हल करेंगे। इसे दिया है x बराबर 5 और y बराबर k। x और y के मान समीकरण में रखने पर, तो हम इसमें रख लेते हैं। x बराबर 5 दिया है तो 2 गुणित 5 प्लस k माइनस 6 बराबर 0। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और इसे इसे इधर भेज देते हैं। तो प्लस के बराबर, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 6। तो के बराबर कितना मिल जाएगा 6। इसे इधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, प्लस में है तो के बराबर, यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो घटेगा, तो माइनस पे उतरेगा, तो -4। प्लस माइनस है ना, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो इसलिए जब भी घटेगा तो चिन्ह सहित उतरेगा। तो के बराबर कितना मिल गया हमें -4, और यही इसका आंसर है। चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 1 इनके हल है। तो x और y की जगह हमें क्या रख देना है, 1 1 रख देना है, और जो भी आंसर आएगा तो देखेंगे कि a का मान क्या होगा इसके लिए। तो यहाँ 1 माइनस 1 बराबर a, तो a बराबर कितना मिल गया 0। ठीक, अब यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस a इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो 3 एक कम 3, प्लस a का 1 में हुआ तो a बराबर 6। तो a बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से 6। इसे इधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो a बराबर कितना मिल गया 3। तो बस यही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तब यहाँ पर दो कंडीशंस दिए हैं और उन दो कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है। लेकिन इन्हें हल करने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। अब मान लीजिए कि कोई छात्र है, ठीक है, वो एक छात्रावास में रह रहा है, तो वहाँ मेस से भोजन लेगा। तो मान लीजिए 30 दिन का जो वो भोजन ले रहा है उसमें से 30 रुपये उसे देने पड़ते हैं। अब 30 रुपये में से 10 रुपये जो है वो फिक्स्ड है, अर्थात वो भोजन करे चाहे ना करे महीने में उसे 10 रुपये तो देना ही देना है। और बाकी के बचे 20 दिन। अब 20 दिन का जो भोजन वो लेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने दिन वो भोजन करता है, तो उसी के हिसाब से उसे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक भाग नियत है, नियत है अर्थात 10 रुपये फिक्स्ड ही फिक्स्ड है, उसे हर महीने देने ही देने हैं, वो भोजन करे चाहे ना करे। और बाकी का इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितने दिन भोजन करता है, उसके हिसाब से पैसे अदा करने पड़ेंगे उसे। तो बस यही क्वेश्चन है। तो पहला कंडीशन इसमें दिया है, उपरोक्त स्थितियों के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए। तो दो चरों में रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमें दो चर मानने भी पड़ेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। माना भोजन पर नियत व्यय बराबर x तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय, अर्थात जो फिक्स नहीं है कि कितने दिन वो खाना लेगा, उसे मान लेते हैं y। ठीक है, अब पहला कंडीशन हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमने मान लिया है ना, चरों में मान लिया है इसे। तो प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार पहले विद्यार्थी ए की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थी ए के लिए अब यहां बोल रहा है
कि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, अब जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही है, जैसे एक्स माना है तो एक्स तो फिक्स्ड पैसे देने ही देने हैं उसे। और कितने दिन भोजन कर रहा है? 20 दिन। अच्छा 20 दिन कर रहा है और उसका रेट कितना है? वाई। तो वाई से गुणा कर देंगे, बराबर ये कितना आना चाहिए? 1000 के। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक। अब फिर दूसरा क्या बोल रहा है? विद्यार्थी बी भी है, तो हम विद्यार्थी बी की भी बात करेंगे। तथा विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए क्या कह रहा है? 26 दिन वो भोजन करता है, और जो नियत है वो तो इसके लिए भी नियत होगा ना, तो x प्लस 26, और रेट इसका कितना है प्रतिदिन का व्यय? इसका भी y है, बराबर इसका कितना टोटल आना चाहिए? 1180 रुपये होगा इसका बिल। ठीक। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये तो हमने बना लिया, यही कह रहा था ना, उपरोक्त स्थितियों के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए। ये तो समीकरण बन गए। अब अगला इसका जो कंडीशन दिया है वो देखते हैं, क्या बोल रहा है? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन की मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों, ये दोनों जो समीकरण दिए हैं इन्हें हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए देखिए यहाँ x बराबर है ना, दो चर बराबर है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, तो सीधे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं अगला वाला कंडीशन पूरा करने के लिए। यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब आप लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे, तो यहाँ उसे इतना विस्तार से समझाने की आवश्यकता है नहीं, अभी आप लोगों के काम का भी नहीं है ना। तो यहाँ हम जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं उसे विलोपन विधि कहते हैं, हटाने पर। तो पहला है x प्लस 20y बराबर 1000, और फिर दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180, यही दिया। अब जब घटाने की बात होती है तो हम नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। देखिए ये प्लस माइनस हो गया तो कट गया, यहाँ -26 में से अगर 20 निकालेंगे तो -6 बचेगा y, और यहाँ कितना बच जाएगा? -180 बचेगा। अब दोनों साइड माइनस है तो इसे प्लस कर लेते हैं, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 180/6। तो 6 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 30। तो ये प्रतिदिन का व्यय कितना हो रहा है इसका? 30 रुपये। मतलब एक दिन का जो खाना ले रहा है तो कितने का पड़ रहा है? 30 दिन का पड़ रहा है। ठीक है। तो अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो चाहे दोनों समीकरणों में रखेंगे तो सेम मान मिलना है, तो आप लोग समीकरण 2 में रख के चेक कर लीजिएगा, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x जो समीकरण है वो है x प्लस 20 इंटू 30 हो जाएगा y की जगह, बराबर 1000। अब इधर हल कर लेते हैं इससे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, अभी x बराबर नहीं, इधर ही रखते हैं ना, x प्लस 20 में अगर 30 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 600 बराबर 1000। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 1000, इसे इधर भेज देते हैं तो -600। तो x बराबर कितना मिल गया? 400। तो 400 जो रुपए है वो फिक्स्ड है, मतलब मंथली आपको देना ही देना है, आप लोग भोजन करिए चाहे ना। और जो प्रतिदिन का व्यय है वो कितना आ रहा है? 30 रुपये ना। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन खाते हैं, तो उस हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा, और 400 एकदम नियत पैसा है, मतलब वो देना ही देना है आपको। तो ये हो गया। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं नियत व्यय, इसीलिए नियत व्यय जो कि है x बराबर कितना आ गया? रुपये 400, और प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना आ रहा है? प्रतिदिन भोजन पर व्यय जो कि है y, तो y भी लिख लेते हैं यहाँ पे, y बराबर ₹30। तो ये हो गया उत्तर। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि कैसा आप लोगों को वीडियो लगा या कैसा समझाने का तरीका था। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होता है वो भी बता सकते हैं। और वीडियो को ना लाइक भी ज़रूर करिए और कमेंट भी करते रहिए और शेयर तो ज़रूर से करिए और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।